ओके, सो ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। टाइम है, थोड़े क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर आई थिंक अभी तक का आपको बहुत सिंपल चैप्टर एक लगा होगा आफ्टर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स जो पीछे 2-3 हम करके आए हैं, बट एनीवेज डिस्कस करना मेरा काम है तो मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहला क्या दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज, डिस्कस ब्रीफली द पोजीशन ऑफ माइनर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय हिम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंसी का बेसिक मीनिंग एंड पोजीशन ऑफ माइनर को एक्सप्लेन करना है। देखो सबसे पहली चीज़, जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो, आई ऑलवेज से यू हैव टू राइट द डेफिनेशन विच इज़ एज पर द सेक्शन। तो आपने सेक्शन 11 के हिसाब से बताना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ठीक है। अगेन यू विल राइट कि तीनों जो हमने डिस्कस किया ना, ये तीनों के नाम आप लिख के आएंगे एंड फिर आप बताएंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ दिस कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंसी। इसके अलावा माइनर की पोजीशन क्योंकि डिस्कस करनी है तो आप पहले ऑब्वियसली माइनर की डेफिनेशन ज़रूर देंगे। इसके बाद पोजीशन ऑफ माइनर पूछा था उसने कि विद रिगार्ड्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स उसका क्या पोजीशन है। अगेन मार्क्स के हिसाब से, कम मार्क्स का है तो बस जो माइनर के बारे में जितना भी पढ़ा है, कम मार्क्स का है तो बस ऊपर ऊपर से लिख देना। मेन बात हैज़ टू बी ऑब्वियसली कि वो वॉइड वाला है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, बाकी पॉइंट्स विल डिपेंड अपॉन दी मार्क्स। उसके बाद देखो, स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। जो भी लॉज हमने पढ़े हैं कि कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे एक एस्टॉपल वाला पढ़ा था हमने, ठीक है। ऑब्वियसली वो रेस्टिट्यूशन वाला पढ़ा था हमने, देन मैरिज वाला भी पढ़ा था हमने, देन पेरेंट्स वाला पढ़ा था, देन जॉइंट वाला पढ़ा था, श्योरिटी वाला पढ़ा था। तो ऑल दीज वर लॉज रिलेटिंग टू दी माइनर्स एग्रीमेंट्स। देन नेक्स्ट देखो क्या, एक्सप्लेन द लीगल इफेक्ट ऑफ माइनर्स मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज। आई होप यू रिमेंबर, अगेन ये रेस्टिट्यूशन वाला ही है कि किस केस में रेस्टिट्यूशन अवेलेबल है। अगर वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्टिट्यूशन विल बी मेड अवेलेबल। स्पेशल रिलीफ वाला जो हमने पढ़ा कि रेस्टिट्यूशन हो पाएगा उस केस में अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था एज का। तो वही सब ठीक है लिखना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट्स मेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आई होप यू रिमेंबर कि अगेन ये बताना कि माइनर वाला ही ऐसा सेम होता है। बाकी अगेन नेसेसरीज़ वाला एक पॉइंट ज़रूर लिख देना है यहाँ पे। प्लस याद हो आपको एलएलपी वाला और नॉर्मल इंडियन पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस था अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को लेके, वो चीज़ बता देना। बट यूजुअली एग्रीमेंट्स वाला पूछ रहा है तो जस्ट राइट डाउन द केस। अगर आपको याद हो इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वर्धन सिंह का केस जो था वो यहाँ पे लिख देना। देखो क्या, एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर द रेस्टिट्यूशन फॉर व्हेन माइनर बाय मेकिंग अ फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एज। वही अगर कॉन्ट्रैक्ट करे अगेन लाखा सिंह, और वो जो केस लाखा सिंह वाला केस जो था वो बस एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ये आपको, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करो उस केस को, तो और कुछ नहीं इसमें, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अभी जो ऊपर मैंने बताया वही। व्हाट आर द राइट्स ऑफ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसरीज टू अ पर्सन हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों चीज़ें बताना। अभी ये नेसेसरीज वाला ऊपर अनसाउंड माइंड वाला तो जैसे बताया, माइनर के केस में हमने पढ़ा था कि नेसेसरीज अगर वो अप्लाई कर रहा है, सॉरी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको अगेन क्या मिलना था, रिकवरी मिलेगी फ्रॉम दी माइनर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। माइनर्स प्रॉपर्टी से उसको क्या मिलना है, माइनर्स प्रॉपर्टी से उसको मिलेगा रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लैक ऑफ कैपेसिटी गोज टू द रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इनवैलिडेट्स इट कम्प्लीटली। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। अगेन अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो बस ये बता देना कब वॉइड होगा, कब थोड़े थोड़े केसेस जो हमने पढ़े हैं कि जहाँ पे वॉइड नहीं होता, एंड वहाँ पे अगेन जस्ट मेक श्योर सारे पॉइंटर्स तुम लिख रहे हो कलेक्टिवली। आगे देखो, ट्रू फॉल्स ये देख डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर। फॉल्स, इट इज वॉइड ab initio. All right. An agreement with a minor can be ratified after he attains majority. Again false. जब है ही void, so no question of ratification. यही बताया था, ratification. Please don't mind my writing. And a minor is personally liable for the necessaries supplied to him. Again false. Personally liable नहीं है, उसकी property से वो जाए। A lunatic can never enter into a contract. Again false. अगर वो lunatic एक टाइम पे अनसाउंड माइंड यूजुअल है, अनयूजुअल है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन एंटर इनटू। पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। ट्रू, ट्रू, इसमें तो बताया था ना ये सेम चीज़, तो ये बात सच है। आगे देखो MCQs हैं, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। ओके, द लीडिंग केस इन विच इट वाज हेल्ड दैट द माइनर्स एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। फर्स्ट केस वॉइड वाला जो
दामोदर घोष वाला केस था, ये वाला मोहिनी बिनी वर्सेस दामोदर घोष, ठीक है। देन ऑल्सो इट्स एन MCQ, अगर आप ज़्यादा वो हो रहे हो, जस्ट नोट, जस्ट सी यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए थे, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल, एंड स्टोर्स वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन, आगे आएगा ये। सो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिए हैं उन्होंने कि इसी चैप्टर के केसेस हैं, ये अलग चैप्टर्स के केसेस दिए हैं उन्होंने MCQ में। सो इट्स, आई एम जस्ट सेइंग, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस एंटर्ड इनटू बाय फादर ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। अब यूजुअली आप क्या बोलोगे, फादर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एनफोर्सेबल, बट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने बताया था हमेशा आपको, सर्विस वाले कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते। सो दिस इज द आंसर। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस आई एज्यूम कि वो आते ही होंगे। ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ए माइनर बोरोज 5000 एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रॉमिसरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ बी। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, ए एग्जीक्यूट्स अनदर प्रॉमिसरी नोट इन सेटलमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रॉमिसरी नोट। विल बी सक्सीड इन रिकवरिंग मनी फ्रॉम ए। याद आया केस? अगर आपको याद हो दिस केस, इसके जो फैक्ट्स हैं दे आर सिमिलर टू विच केस, यहाँ पे लिखा नहीं है बट यू शुड रिमेंबर। ये केस मैंने बताया था आपको, इट वाज सूरज नारायण वर्सेस सुखू आहिर, राइट। क्या हुआ था उसमें कि अगेन भाई पिछले वाले के बेसिस पे नया हुआ था, विच वॉज वी सेड कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल यहाँ पे, क्योंकि विच वी सेड इट वाज नॉट राइट, बिकॉज नया अगर मेजॉरिटी के बाद अगर वो नया हो रहा है देन फ्रेश कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब या तो हो ना कि अलग से कोई कंसिडरेशन हो फिर वो, देन इट इज़ वैलिड, बट पिछले के बेस पे नहीं हो सकता, बिकॉज पिछला वॉज व्हेन ही वाज माइनर एंड नाउ इट इज़ व्हेन ही इज़ नॉट अ माइनर, सो they are different. So this was the case if you remember, and the answer will be succeed? Answer is no, we will not succeed. Second देखो, a minor falsely representing himself to be of age enters into an agreement to sell his property and receives from him a price of receives from him a price a sum of 1 lakh in advance. Out of this sum, a minor buys motorcycle of 55,000, spends the rest on a pleasure trip to Europe. After the minor has attained majority, B sues him for the conveyance of property, or in the alternative for the refund of 1 lakh and damages. How would you decide the case? अब देखो, अगर आपको याद हो केस में हमने डिस्कस भी किया था कि अगर वो एंटरटेनमेंट, ईटिंग, ड्रिंकिंग इन पर्पस के लिए कर रहा है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी उससे ली है, यानी बेसिकली उसके बेनिफिट के लिए जो हुआ है, वो आप उससे रिकवर कर सकते हो। सो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल वाला है वो रिकवर हो पाएगा, ये वाला जो प्लेजर ट्रिप बाकी 45,000 वो रिकवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। सो यू विल राइट कि वो सिर्फ किसको क्लेम कर सकता है, इसको, मोटरसाइकिल वाले को, ठीक है। बाकी वाला नहीं होगा, बिकॉज अगेन द पॉइंट इज अगेन कि रेस्टिट्यूशन सिर्फ उसका होगा जो उसके एस्टेट के लिए, बेनिफिट के लिए वो यूज़ हुआ था। सो वहाँ पे वो मोटरसाइकिल। ए माइनर लेंड्स 10,000 अगेंस्ट अ प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर, इज बोरोअर लायबल टू रीपे द मनी। अब देखो, क्योंकि माइनर ने वो लेंड किया है प्रॉमिसरी नोट, तो अगेन हमेशा मैंने बोला है माइनर के फेवर में ही काम होगा। सो माइनर ने क्योंकि लैंड किया है तो क्या लाइबल है वो टू रीपे? ऑफ कोर्स वो लाइबल है, क्योंकि अगेन माइनर का फ़ायदा देखना है। M lands a typewriter to N, an infant, for typing practice for a period of 2 months. It was agreed that N would pay monthly hire charges 100. At the end, it refuses to pay. Advise M. याद करो ये सर्विस वाला केस है, so this is not enforceable. You will write not enforceable because service agreement, and service agreement में अभी हमने ऊपर पढ़ा it is not enforceable, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, ओके, अच्छा इतना ही था, ठीक है। सो विद दिस वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर।